नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज है 26 मई और 26 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में जो टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम का अपन विश्लेषण करने वाले हैं। किस लेवल का एग्जाम था और काफ़ी सारे प्रश्न मेरे पास में बच्चों ने भेजे हैं तो उनके आंसर भी अपन जानने वाले हैं। ठीक है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। और मेन एग्जाम की तैयारी के लिए कंटेंट आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक आप जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें भी इस पेपर का लेवल क्या था। तो देखिए स्टार्टिंग की जो शिफ्टें थी ना उसके अंदर टेक्निकल आसान आ रहा था। हालांकि ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा आसान था, अभी बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उससे आज जो 26 मई का मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुआ है उसकी बात कर ले, चाहे कल जो 25 मई को शाम वाला जो शिफ्ट की अपना बात कर ले, तो इनका जो थ्योरी का लेवल है वो थोड़ा सा मतलब क्या है कि हाई लेवल रहा है। ऑल ओवर अपन 26 मई वाले ये जो मेरे हाथ में पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर की बात करें तो देखिए बच्चों का ये कहना है अभी सर 12-15% तो ऐसे थे जिनको हर एक कोई बच्चा है वो कर सकता था, उसको आंसर आ रहा था। लेकिन 30-35% ऐसे थे जो कि आपने पहले की शिफ्टों के अंदर जो प्रश्न बताए थे उस लेवल का प्रश्न नहीं था। यानी कि 30 से 35% ऐसे थे जिनको मतलब जो बच्चा पढ़ाई करके गया वही बच्चा आंसर दे पाया। बाकी तो ऐसा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बस सबको भरना ही भरना है ना, तो वो चीजें थी। तो इसका थ्योरी का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है। देखिए मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, आपको पता चलेगा भी। एक प्रश्न आया था विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है। क्या प्रश्न था? विशिष्ट चालकता का मात्रक। पहले भी आ चुका है ना, विशिष्ट चालकता का मात्रक। चालकता का मात्रक आसान सा प्रश्न था। मात्रक होता है ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, ये अपना पहला प्रश्न था। उसके बाद में एक प्रश्न आया भी, इसके अंदर स्लॉट की संख्या दे रखी थी। प्रश्न नंबर 2 भी टोटल इसके अंदर स्लॉट दे रखे थे, स्लॉट की संख्या दी हुई थी 24। ठीक है, उसके बाद में पोल की संख्या दी हुई थी, इसके अंदर आपको 6 पोल की संख्या दी हुई थी। तो आपको इसके अंदर ज्ञात करना था भी पोल पिच आपको इसके अंदर बताना है। क्या बताना है? पोल पिच बताना है। तो बहुत ही आसान था। पोल पिच क्या होता है? देखिए दो मतलब क्या है कि पोल होते हैं ना, उनके बीच में स्लॉट कितने आ रहे हैं वो संख्या होती है, वही मतलब पोल पिच होती है। यानी कि स्लॉट की संख्या के रूप में अपने को देखना होता है भी दो पोल के बीच में स्लॉट कितना आ रहा है, स्लॉट का कितना गैप है, वही आपका पोल पिच होता है। यानी कि आपको क्या करना होता है, इसके अंदर स्लॉट जो होती है इसके अंदर आपको पोल का भाग देना है, तो आपकी जो पोल पिच है वो 4 आ जाएगा ना। उसके बाद में एक प्रश्न था दोस्तों कि किसकी प्रतिरोधकता निम्न है। क्या प्रश्न था? प्रश्न नंबर 3 था प्रतिरोधकता किसकी निम्न है। प्रतिरोधकता किसकी निम्न है, तो इसका मतलब है कि प्रतिरोधकता निम्न किसकी होगी, जिसकी चालकता अधिक होगी। तो ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए थे तांबा, चांदी, सोना और पारा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चालकता होती है अपनी चांदी की चालकता होती है, इसलिए सबसे कम जो प्रतिरोधकता होगी वो भी चांदी की ही होगी। उसके बाद में दोस्तों एक न्यूमेरिकल वाला प्रश्न दिया हुआ था, ठीक ठाक प्रश्न था। इसके अंदर आपको स्लिप का मान ज्ञात करना था। जैसे कि इसके अंदर पोल की संख्या 6 हुई थी, फ्रीक्वेंसी मेन सप्लाई की 50 हर्ट्ज दी हुई थी, और जो स्पीड थी मोटर की यानी कि जो रोटर वाली जो स्पीड थी, गति थी, यानी कि एन का जो मान दिया हुआ था 960 आरपीएम दिया हुआ था। ठीक है, आरपीएम दिया हुआ था। तो इसके अंदर आपको स्लिप का मान आपको इसके अंदर बताना था। ठीक है, तो स्लिप का मान किस हिसाब से ज्ञात करते हैं? स्लिप एक्चुअल में क्या होती है कि जो सिंक्रोनस गति होती है और मोटर की जो वास्तविक गति होती है उन दोनों के बीच का अंतर होता है। यानी कि देखिए सिंक्रोनस गति आपको यहां से ज्ञात करनी है, स्पीड आपको यहां पे दे रखी है, तो ns बराबर 120 F अपॉन P होता है। यानी कि आप देखिए एक चीज मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, देखिए पोल की संख्या अगर 2 होगी ना तो वहां पे सिंक्रोनस गति है वो 3000 आरपीएम आएगी। ठीक है, 4 पोल की संख्या होगी तो 1500 आरपीएम गति आएगी, 6 पोल की संख्या होगी तो 1000 आरपीएम गति आएगी अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है। तो आपको डायरेक्ट देखिए यहाँ पे ns का मान है वो यहाँ से मिल रहा है 1000 आरपीएम है, और यहाँ पे स्पीड दे रखी है 960। तो आपको स्लिप का मान ज्ञात करना है। स्लिप का मान कैसे ज्ञात करोगे? स्लिप का मान होता है ns माइनस n अपॉन ns। इस हिसाब से परसेंटेज में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि देखिए ns अपना 1000 है, माइनस 960 n है, और 1000 अपन ने नीचे कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आपका 40 होगा, नीचे आपका 1000 होगा, 0.04 रहेगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4% स्लिप आ जाएगा। आंशिक स्लिप या फिर फ्रैक्शनल स्लिप पूछे तो 0.04 था, परसेंटेज में पूछे तो आपका 4% था। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगले प्रश्न पे चले तो इस पूछा था इंडक्शन मोटर
ट्रांसफार्मर में किसके समान है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर के बीच में रिलेशन। यानी कि देखिए इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है ना, वो जो अपना ट्रांसफार्मर होता है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के समान ही होता है। यानी कि इंडक्शन मोटर के रोटर के अंदर इंडक्शन प्रभाव से करंट उत्पन्न होता है, इसी हिसाब से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो करंट उत्पन्न होता है वो इंडक्शन प्रभाव के कारण होता है। तो दोनों एक समान अपन मान सकते हैं। मतलब क्या है कि इंडक्शन मोटर को उस ट्रांसफार्मर के समान मान सकते हैं जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है और वो रोटेटिंग है। यानी कि प्रश्न के अंदर पूछा गया इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर में किसके समान है, तो आंसर होगा रोटेटिंग शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग है वो मतलब क्या है कि घूम रही है, रोटेटिंग शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग है ना। वैसे मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर के अंदर घूमने वाला कोई भाग नहीं होता है। अगर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग घूमने वाली होगी और उसको शॉर्ट सर्किट करके रखें, वो सेम इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर दोनों एक होंगे। चलिए उसके बाद में पूछा अभी डायक का काम क्या है ना, 6 नंबर प्रश्न पूछा है अभी डायक का काम क्या है। डायक का काम क्या है, डायक का काम ये होता है कि जो अपना ट्रायक होता है उसको ट्रिगर करने का, उसको चलाने का काम होता है ना। ट्रायक को ट्रिगर करना है ना। और ये जो अपना डायक होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि 3 लेयर होती है। लेयर की संख्या पूछ लेते हैं ना, लेयर की संख्या 3 होती है और इसके अंदर 2 होते हैं आपके टर्मिनल होते हैं 2, और उसके बाद में इसके अंदर 2 ही जंक्शन होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी गेट नहीं होता है ना, ध्यान रखना गेट नहीं होता है। इसलिए ये क्या होता है कि अपना डायक होता है ना, वो ब्रेक और वोल्टेज जो होती है ना, VBO है ना, VBO होते हैं ब्रेक और वोल्टेज, उसी पे प्रचारित होता है, गेट इसके अंदर उपस्थित नहीं होता है। तो डायक का काम ट्रैक को ट्रिगर करना होता है। हालांकि ऑप्शन में क्या था ये मेरे को पता नहीं है ना। चलिए उसके बाद में अगला प्रश्न ये था भी इनकैंडेसेंट लैंप, यानी कि इनकैंडेसेंट लैंप होता है ना, उसकी आपको दक्षता पूछी है 7 नंबर के अंदर। इनकैंडेसेंट लैंप की दक्षता जो होती है 4 से 17 ल्यूमन पर वाट है ना। जो दक्षता होती है लैंप की ल्यूमन पर वाट के अंदर पूछते, तो ये मतलब क्या है कि इसकी रेंज है 4 से 17 के बीच में क्या आंसर दिया होता है वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद में प्रश्न था अभी स्विच हमेशा किस तार में लगाते हैं, तो 9 नंबर प्रश्न था अपना। 8 नंबर प्रश्न था स्विच कहाँ पे लगाते हैं, तो अपना जो फेज वायर होता है या फिर अपन जीवित वायर भी हिंदी में बोलते हैं ना, उसी के साथ में अपन स्विच लगाते हैं ना। स्विच कहाँ पे लगाते हैं अपन, फेज वायर के साथ में, न्यूट्रल में नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए उसके बाद में है कि एक सिंबल दिया हुआ था और पूछा था अभी कौन से मतलब क्या है कि स्विच का ये सिंबल है, तो उस सिंबल पे वो मतलब कौन सा सिंबल था उसी पे डिपेंड है। अगला प्रश्न था डीसी कंपाउंड मोटर में होते हैं, ऐसा ऑप्शन मतलब प्रश्न दिया हुआ था। आंसर के अंदर लिखा हुआ था अभी मतलब ऑप्शन में लिखा हुआ था अभी 2 फील्ड, 3 फील्ड, ओनली एक सीरीज फील्ड और उसके बाद लिखा हुआ था 4 फील्ड। यानी कि आपको डीसी कंपाउंड मोटर के अंदर फील्ड की संख्या बतानी थी। तो डीसी कंपाउंड मोटर है, कंपाउंड का मतलब है कि एक सीरीज फील्ड होगी, एक आपकी शंट फील्ड होगी। तो डीसी कंपाउंड मोटर के अंदर 2 फील्ड होगी, ठीक है। तो चलिए ये अपने 9 प्रश्न हो गए। उसके बाद में अगले प्रश्न पे अपन चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न के अंदर इन्होंने पूछा भी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। प्रश्न नंबर 10 के अकॉर्डिंग देखिए, 10 नंबर अपना प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 10। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध वो आपका इनफाइनाइट होता है। और आदर्श अगर अमीटर का अगर मतलब क्या है कि प्रतिरोध पूछते तो वो आपका 0 होता है, ध्यान रखना। अनंत आदर्श इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है वोल्टमीटर का, इसीलिए इसको समांतर में लगाते हैं। अगर सीरीज के मतलब क्या है कि सर्किट के सीरीज में लगा देंगे तो इसका प्रतिरोध हाई होता है, इसलिए करंट को आगे जाने ही नहीं देगा, इसलिए इसको समांतर में लगाते हैं। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए इसको सर्किट के सीरीज में लगाते हैं, ताकि ये मतलब क्या है कि रेटिंग भी माप ले भी करंट कितनी जा रही है और करंट को आगे प्रवाहित भी होने देगा, ज्यादा लॉस भी नहीं करेगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर होता है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अपना आदर्श जो मतलब आइडियल एक अमीटर होता है, इसका प्रतिरोध 0 होता है। चलिए बच्चों अगला अपना प्रश्न इन्होंने पूछ रहा है डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन पूछ रखी थी। क्या पूछा, डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, φZNP/60A। ये मतलब क्या है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। बाद में पूछ ले कि किसके समानुपाती है, पोल की संख्या के, गति के और चालकों की संख्या के और फ्लक्स के समानुपाती है, और समांतर पथों की जो संख्या होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12 पे अपन चलते हैं।
उसके बाद में पूछा गया भी क्लिट वायरिंग में कौन सा केबल यूज किया जाता है। प्रश्न एकदम स्टैंडर्ड नहीं है भी कैसा था, क्लिट वायरिंग के बारे में पूछा गया था, केबल के बारे में या फिर मतलब क्या कि मौसम के हिसाब से कुछ पूछा हुआ हो सकता है इसके अंदर। तो दो चीजें आती है भाई इसके अंदर। क्लिट वायरिंग के अंदर अगर आपको पूछे भी केबल कौन सा यूज में लेते हैं, केबल कौन सा यूज में लेते हैं, तो अगर वेदर कंडीशन के हिसाब से देखें तो वो तो आपकी वेदर प्रूफ केबल इसके अंदर यूज में लेंगे। कौन सी लेंगे, वेदर प्रूफ है, वेदर प्रूफ केबल यूज में लेते हैं। अगर आपको वायर के हिसाब से लेते पीवीसी वायर अपन इसके अंदर यूज में लेते हैं तो ऑप्शन के अंदर क्या था वो आपको मिलान करना पड़ेगा ना। चलिए उसके बाद में एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कितने दाब पर ऑपरेट होता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कितने दाब पर ऑपरेट होता है, तो इसका जो दाब होता है ना 20 से लेकर के 30 kg पर सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर की स्क्वायर, इतने दाब पे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है वो ऑपरेट होता है। वो आपको डायरेक्ट 30 kg पर सेंटीमीटर की स्क्वायर दे रखा है तब भी राइट है, 20 दे रखा है तब भी राइट है, 25 दे रखा है तब भी राइट है। ये आपकी एक रेंज है ना। डेल्टा में लाइन करंट का मान पूछ रखा है। अगला प्रश्न था अपना 14 नंबर, डेल्टा के अंदर, डेल्टा में IL यानी कि लाइन करंट का मान पूछा है। तो डेल्टा के अंदर लाइन करंट का मान होता है √3 इंटू फेज करंट, है ना। फेज करंट ये मतलब क्या है कि डेल्टा के अंदर लाइन करंट का मान होता है। इसी हिसाब से डेल्टा के अंदर जो मतलब क्या है कि लाइन वोल्टेज होता है ना VL, वो आपका हो जाएगा V फेज के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसी हिसाब से अगर आपको स्टार के अंदर पूछ ले तो स्टार में जो IL होती है ना वो होता है मतलब क्या है कि I फेज के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि लाइन करंट और फेज करंट स्टार में तो बराबर होती है, लेकिन डेल्टा के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है। डेल्टा में लाइन करंट √3 इंटू फेज वोल्टेज होती है, फेज करंट होती है। इसी हिसाब से स्टार के अंदर जो अपना लाइन वोल्टेज होता है वो मतलब क्या है कि फेज वोल्टेज इंटू √3 होता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, एक दूसरे के अपोजिट होती है। एक में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है तो दूसरे के अंदर लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है। चलिए उसके बाद में पूछा गया अभी आपको RLC परिपथ में RLC परिपथ में क्यू फैक्टर का मान पूछा है। RLC सर्किट है RLC, इसमें आपको क्यू फैक्टर का मान पूछा है तो क्यू फैक्टर का मान होगा 1/R अंडर में L/C, ठीक है। ये मान होता है। अगर आपको मतलब क्या है कि ये तो देखिए RLC का दिया हुआ है, अगर आपको डायरेक्ट मतलब क्या है कि रिएक्टेंस का मान दे रखा हो अक्सल का, उस दौरान अगर आपको क्यू का मान पूछे ना भी क्यू फैक्टर का मान कितना है, तो उसके अंदर देखिए अपना जो इंडक्टर होता है इसके लिए क्यू फैक्टर का मान होता है अक्सल/R होता है। इसी हिसाब से संधारित्र के लिए जो क्यू का मान होता है वो होता है R/XC। ध्यान रखना, RLC सर्किट के अंदर 1/2R अंडर में L/C होता है। अगर आपको पूछ ले भी इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्यू फैक्टर का आपको मान बताना है तो इंडक्टिव सर्किट के अंदर XL/R होगा। कैपेसिटिव यानी कि संधारित्र सर्किट के अंदर आपको पूछ ले तो Q बराबर R/XL होगा, यानी कि इसके अंदर XL है वो ऊपर रहेगा लेकिन R नीचे आएगा, लेकिन जैसे संधारित्र में आएंगे तो R ऊपर आ जाएगा और XC है यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो नीचे आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए प्रश्न नंबर 16 पे अपन चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न के अंदर इन्होंने पूछा भी उर्मिका किस में व्यक्त करते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो देखिए उर्मिका क्या होती है, कई सारे अपनी युक्तियां इस प्रकार की होती है जिनका उपयोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अपन उपयोग करते हैं। जैसे कि अपना रेक्टिफायर होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो मतलब क्या है कि एसी को पूर्ण रूप से डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। और मतलब क्या है कि डिवाइस के आउटपुट में डीसी के अंदर जो एसी के घटक रह जाते हैं ना उनको बोलते हैं अपन उर्मिका। यानी कि आउटपुट डीसी के अंदर जो बचे हुए एसी के कंपोनेंट होते हैं, जो घटक होते हैं, उनको अपन बोलते हैं उर्मिका। तो देखिए उर्मिका का फॉर्मूला अगर आपको पूछा हो तो IAC/IDC होगा, यानी कि आउटपुट के अंदर जो मतलब आउटपुट के अंदर धारा का आरएमएस मान है उसका और अपनी जो औसत मान है धारा, इन दोनों का अनुपात होता है अपना ये जो मतलब उर्मिका होती है वो, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न था। ये मतलब क्या है कि मेरे पास में 16 प्रश्न बच्चों की तरफ से भेजे गए तो इस लेवल का प्रश्न था। तो आप एक अनुमान लगा सकते हो भी थ्योरी का जो लेवल है ना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बस मतलब क्या है कि पढ़े ही नहीं फिर भी जा रहे हैं फिर भी 30-35 नंबर ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 10-15 प्रश्न सरल थे लेकिन उसके बाद में जो भी प्रश्न है उनका लेवल ठीक ठाक है। हालांकि ये नहीं है कि अभी पेपर टफ आ रहे तो आपको नुकसान हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका पेपर टफ होगा उनके नंबर बढ़ जाएंगे। जिन बच्चों का पेपर ठीक ठाक हुआ है अगले मेन पेपर की आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और तैयारी के लिए हमारा जो कंटेंट है अपना मशीन का वीडियो कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफी सारे बच्चों को मतलब ये बोलना था कि सर मशीन समझ में नहीं आ रही, तो मशीन का वीडियो कोर्स दे दिया है और हैंड रिटन नोट्स है वो भी हमने प्रोवाइड करके रखे हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय।